दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान आरओ और ईओ के एग्ज़ाम के लिए राजस्थान नगर पालिका कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। क्लास तीसरी है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, इसके अलावा अध्याय पहले में जिसमें धारा 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पारिभाषिक शब्दावलियाँ भी देखेंगे, शब्दावलियाँ जिसमें जो राजस्थान नगर पालिका कानून के तहत महत्वपूर्ण है। पार्ट बी का ये टॉपिक है जहाँ से आपके काफ़ी सारे है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान वित्त आयोग की सबसे पहले बात करते हैं। स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी राज्य वित्त आयोग। जी हाँ, भारत के संविधान के भाग 9, ध्यान रखना भाग 9 और भाग 9A में अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y, जिसके तहत वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष में गठन किया जाएगा। जी हाँ, भाग 9 के अंदर दर्ज है राजस्थान जो राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन है वो किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो राज्य प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1994 में के गोयल की अध्यक्षता में। 1995 से 2000 के लिए सिफारिश देने के लिए प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन है वो राजस्थान में के गोयल की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद दूसरा राज्य वित्त आयोग साल 2000 से लेकर 2005 तक हीरालाल देवपरा इसके अध्यक्ष थे। तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिकचंद खुराना 2005 से लेकर 2010 तक। चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष BD कल्ला 2010 से 2015 तक। पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण 2015 से 2020 तक। और छठे राज्य वित्त आयोग के आप सभी को पता है प्रद्युमन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था 2020 से लेकर 2025 तक के लिए। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के कुछ कार्य भी होते हैं जिसमें राज्य द्वारा वसूले जाने वाले करों, शुल्क, पथ कर, जुर्माना आदि के संबंध में राज्य और पंचायतों और नगरीय निकायों के मध्य बंटवारे की सिफारिश करना। ऐसे करों, शुल्कों और पथ करों और जुर्मानों के संबंध में पंचायतों और नगरीय निकायों को सौंपे जाने की सिफारिश करना राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है। राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है कि जो राज्य की संचित निधि से नगरीय निकायों और पंचायतों को सहायता और अनुदान देना। राज्य की संचित निधि से यह अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा नगरीय निकायों और पंचायतों को वित्तीय स्थिति उनकी मजबूत करने हेतु सुझाव देना, ये भी राज्य वित्त आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विशेष कार्यों की सिफारिशें देना। वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। और यह आयोग केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा देय अनुदानों के वितरण की भी सिफारिश करता है। तो राज्य वित्त आयोग इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगर बात की जाए राज्य निर्वाचन आयोग की, जी हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो भारत के संविधान के जो भाग 9 और भाग 9A में अनुच्छेद 243K और 243ZA, जी हाँ, अनुच्छेद 243K और 243ZA जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि। जी हाँ, 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि पूरी होने तक इसमें कार्यकाल है वो रहता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का। इसमें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसी आधार पर इसे हटाया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयुक्त को। और राजस्थान के जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़ थे और वर्तमान में कौन है? PS मेहरा के स्थान पर बने थे मधुकर गुप्ता जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में। राज्य निर्वाचन आयोग के भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1959 और 1994 और नगर पालिका अधिनियम 1959 और 94 के तहत इसमें शक्तियां प्राप्त है राज्य निर्वाचन आयोग को। उसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान नगर पालिका कानून की, जी हाँ, हम 17 अध्याय की टोटल 344 धाराएं हैं वो विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे जो पहले अध्याय में धारा 1 और 2 के अंतर्गत क्या दिए गए हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका कानून 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल की अनुमति इस कानून को प्राप्त हुई थी। जी हाँ, 2009 में ये कानून है वो लागू किया गया था। संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ ये दिया गया धारा 1 में। जी हाँ, पहली धारा के अंदर संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ
यहाँ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है, संक्षिप्त नाम है इस अधिनियम का राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। पहले ये देखना कि नाम क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। फिर ये देखना कि ये कहाँ कहाँ लागू हो रहा है। ये प्रसार इसका जो प्रसार है वो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू है, छावनी क्षेत्रों में लागू नहीं है, इसको छोड़ते हुए पूरे राज्य में लागू है। एक ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करी। 11 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ था। इसके अलावा इस अधिनियम को आपको बता दें कि जो राजस्थान राजपत्र विशेषांक 11/9/2009 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और प्रभावी हुआ था 15 सितंबर 2009 से। तो ये ध्यान रखना, अधिनियम जो 15 सितंबर 2009 से ये प्रभावी हुआ था। तो ये दिया गया धारा पहली धारा में। उसके बाद धारा दूसरी में क्या दिया गया है, तो धारा दूसरी जो धारा 2 है जिसमें परिभाषिक शब्दावलियाँ दी गई है। जी हाँ, इस अधिनियम से जुड़ी परिभाषिक शब्दावलियाँ दी गई है। कानून का जो संक्षिप्त नाम प्रचार प्रारंभ और परिभाषिक शब्दावलियाँ कुछ इस प्रकार है, आइए देखते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संपरीक्षक, जी हाँ, संपरीक्षक जो राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा कानून जो लोकल फंड ऑडिट 1954 में परिभाषित लेखाओं का परीक्षण जो करता है उसे संपरीक्षक कहते हैं। सीधी सी बात है, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा कानून 1954 में जो परिभाषित लेखाओं का परीक्षण करने वाले को ही संपरीक्षक कहा जाता है। तुलन पत्र या बैलेंस शीट, अगर आपने कॉमर्स ले रखी है तो आपको बैलेंस शीट के बारे में ज़रूर पता होगा। कानून में निहित नगरीय निकायों का जो वार्षिक विवरण पत्र बैलेंस शीट है, जी हाँ, वार्षिक जो विवरण पत्र है उसे बैलेंस शीट कहते हैं। तो इस अधिनियम में जो निहित नगरीय निकायों का ये बैलेंस शीट है, ये जानकारी इसमें मिलती है। इसके अलावा जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट, एक ऐसा अपशिष्ट जो मनुष्यों और पशुओं के इलाज के दौरान प्रयोग और उत्पादित किया जाता है, जैसे मानव शारीरिक अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान और बायोतकनीक अपशिष्ट, तीक्ष्णाग अपशिष्ट, फेंकी गई औषधियाँ। इसके अलावा टटोक्सिन जो ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट, ये भस्मन राख और केमिकल कोस्ट, तो ये जैव चिकित्सा अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं सारे। उसके बाद अगर बात की जाए डेयरी की, यानी ऐसा कोई फॉर्म, पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार, दुग्ध की दुकान जिसे दूध का विक्रय या उत्पादों जैसे मक्खन, घी, पनीर, दही आदि का स्टोरेज किया जाता है, उसे डेयरी कहा जाता है। तो डेयरी के बारे में इसमें परिभाषा दी गई है। इसके अलावा खतरनाक रोग, जी हाँ, ऐसे रोग जैसे हैजा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, इसके अलावा मेनिनजाइटिस, डिप्थीरिया, टीबी, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आदि कोई भी अन्य महामारी जो स्थानीय रोग या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार खतरनाक रोग के रूप में अधिसूचित करे, उस रोग को खतरनाक रोग कहते हैं। इसके अलावा नाली, जी हाँ, जिसमें मल नाली जो पाइप, खाई, जल सरणी या कोई अन्य युक्ति जिसमें मैला पानी या मल दूषित जल, इसके अलावा वर्षा जल, अधोमृदा जल का वहन किया जाता है, वहाँ से गुजरता है, तो उनसे जुड़े शौचालय, पात्र, सिंक, हौज भी इस ड्रेन में शामिल है, तो नाली उसको कहा जाता है। तो नाली के संबंध में नगरपालिका में ये परिभाषा दी गई है कानून के अंदर। इसके अलावा अग्निशमन संपत्ति, जी हाँ, अग्निशमन संपत्ति। इसके अलावा फायर फाइटिंग प्रॉपर्टी जिसमें दो दमकल केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमि और भवन, दमकल इंजन, औजार उपकरण, हाइड्रेटर उपकरण, इसके अलावा अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, परिवहन के साथ जो साधन और वर्दी होती है और रैंक बैज आदि शामिल है। तो अग्निशमन की जो संपत्ति है, दमकल आती है, उसके साथ जितने भी उपकरण हैं उनको भी इस श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा बासा यानी लॉजिंग हाउस किसे कहते हैं, जी हाँ, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों की आवास सुविधाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों का समूह है, तो इस भवन को लॉजिंग हाउस कहते हैं। इसके अलावा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, जी हाँ, जिसमें किसी नगर पालिका के क्षेत्र में औद्योगिक परिवेष्ट में अवशिष्ट को छोड़कर लेकिन उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को शामिल करते हुए आवासीय और वाणिज्यिक ठोस और अर्ध ठोस कचरा इसमें शामिल है। तो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की परिभाषा में जो आवासीय और वाणिज्यिक ठोस और अर्ध ठोस कचरा इसमें शामिल है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट को शामिल करते हुए। इसके अलावा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिस कानून के तहत जिसमें अधीन जो निर्मित नियमों द्वारा प्राधिकृत नगरीय निकाय अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा, यानी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसी के आधार पर नगरपालिका में जारी किया जाता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। न्यूसेंस किसे कहते हैं, कोई ऐसा कार्य, स्थान, वस्तु जो मानव की दृष्टि से प्राण और श्रवण के लिए क्षति, खतरा
या क्षोभ या घृणा पैदा करता है या जीवन के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य संपत्ति के लिए हानिकारक हो, उसे न्यूसेंस कहा जाता है। इसके बाद अधिभोगी किसे कहते हैं? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने भूमि या भवन को किराए पर ले रखा हो और उसके उपयोग के दौरान जो उम्र भवन को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो अधिभोगी वो कहते हैं। गणोत्पादक पदार्थ, जी हाँ, गणोत्पादक पदार्थ जो ऑफेंसिव मैटर, जो रसोई का कचरा, अस्तबल का कचरा, गोबर, गंदगी, गलित पदार्थ या किसी प्रकार की गंदगी जिसे ऑफेंसिव पदार्थों में उसे शामिल किया जाता है। लोक प्रतिभूति यानी पब्लिक सिक्योरिटी, जी हाँ, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भी संपत्ति अथवा राजस्थान सरकार द्वारा घोषित की गई कोई भी प्राधिकृत प्रतिभूति लोक प्रतिभूति कहती है। इसके अलावा सार्वजनिक मार्ग, जी हाँ, पब्लिक रोड, ऐसा मार्ग जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार हो या उसे पूर्व नगर पालिका द्वारा सरकारी कोषों जो भारत सरकार और राज्य सरकार और नगर पालिका से समतलीकरण कर डामर द्वारा बिछवाई गई जो जल सारणियाँ या मल नालियाँ बनाई गई है और मरम्मत कराई गई है, वह सार्वजनिक मार्ग हो जाता है। जहाँ पर जो नगर पालिका कार्य करवाती है, रोड बनाती है, नालियाँ बनाती है, और सार्वजनिक मार्ग में शामिल होता है। कूड़ा करकट, जी हाँ, कूड़ा करकट जो धूल, राख, टूटी ईंट, चूना, गारा, कांच के टुकड़े या किसी प्रकार की कोई भी कचरा जो गणोत्पादक पदार्थ नहीं है, उसे कूड़ा करकट की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको ज़रूर आपको ध्यान में रखा होगा। इसके अलावा मल, जिसमें विष्टा, शौचालय, मूत्रालय, मलकूपों या नालियों के अंतर्वस्ती अभिभूत है, जिसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक बहिस्त्राव और विनिर्माण इकाइयों से निस्सारण भी मल की कैटेगरी में शामिल किया गया है। सिर्फ मल वो नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे जैसे जो व्यावसायिक बहिस्त्राव और विनिर्माण इकाइयाँ जहाँ से जो निकलता है अपशिष्ट, उसे भी मल की श्रेणी में शामिल किया गया है। मार्ग यानी रोड, कोई भी ऐसी सड़क, पुल, पैदल मार्ग, गली, अहाता, चौक, वीथी या रास्ता जो जनता की स्थायी और अस्थायी पहुँच में हो, चाहे वह आम रास्ता न हो, इसके मार्ग के दोनों ओर नालियाँ, गटर, खाली जगह, चाहे निजी संपत्ति भी हो, उसे शामिल है। तो आम रास्ते तक जाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो रास्ता, उसे मार्ग कहते हैं। आम रास्ते तक जाने के लिए जो रास्ता है वो तय किया जाता है, उसे मार्ग कहा जाता है। इसके अलावा उप विभाजन, जी हाँ, सब डिवीजन, भूमि का किसी भी खंड या टुकड़े का 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजन करना ही उप विभाजन कहलाता है। टैक्स, इसमें कानून के अधीन जो वसूलनीय कोई पथ कर, दर, उपकर, शुल्क या अन्य कोई भी लाग कर जिसमें टैक्स की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नगरीय भूमि, अर्बन लैंड, नगरीय विकास के प्रयोजन से किसी कानून के अधीन चयनित की गई जो रखी गई भूमि है वो नगरीय भूमि कहलाती है। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और जो है अपशिष्ट प्रबंधन, जी हाँ, अपशिष्ट प्रबंध यानी वेस्ट मैनेजमेंट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन और व्ययन करती है, उसे अपशिष्ट प्रबंध कहा जाता है, यानी वेस्ट का, कचरे का मैनेजमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, अगले जो वीडियो में हम बाकी की धाराएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।